नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 दिसंबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के एक महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 2023 की सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आवश्यक है कि आप किसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में भाग लें। मॉक टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अभी आप में कमी है और उस कमी को सुधार कर आप 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट के इसी महत्व को पहचानते हुए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा 36 टेस्ट की एक मॉक टेस्ट श्रृंखला संचालित की जा रही है, जिसे नवंबर 6 2022 से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें 19 सेक्शनल टेस्ट हैं जो सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों से संबंधित है। साथ साथ 9 सामान्य अध्ययन के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 8 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इस मॉक टेस्ट श्रृंखला में आप अभी भी भाग ले सकते हैं और बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके इसमें भाग लेने की स्थिति को आप सुनिश्चित करें। यह टेस्ट श्रृंखला हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप में करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है और यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक मॉक टेस्ट के बाद उसका विस्तृत रूप में विश्लेषण विशेषज्ञों के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। आज ही बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा आयोजित इस मॉक टेस्ट श्रृंखला में भाग लेना आप सुनिश्चित करें अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। और आगामी 18 दिसंबर 2022 को यानी आगामी रविवार को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मॉक टेस्ट श्रृंखला का जो भाग है उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो आगामी जितने भी टेस्ट हैं उसमें भाग लेने की स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आप आज ही करें। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। अग्नि-5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह हैं। पहला, यह सतह से हवा में मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ध्यान रखें, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अवश्य है, लेकिन यह सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस आधार पर पहला कथन असत्य है। दूसरा, 3 चरणों के ठोस ईंधन वाला इंजन का उपयोग करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन सत्य है। 3 चरणों का ठोस ईंधन अग्नि-5 मिसाइल में उपयोग किया जाता है और यह परमाणु सक्षम भी है और डीआरडीओ के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आईजीएमडीपी के अंतर्गत इसका विकास किया गया है। तीसरा कथन, सामरिक बल कमान यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के भंडार के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, अग्नि-5 का संचालन करती है। हम ध्यान रखें, परमाणु हथियारों के संदर्भ में संचालन की जो स्थितियां हैं वो प्रमुख रूप से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी के पास हैं और इसके द्वारा हमारी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उससे एक तरह से मंजूरी मिलने के बाद परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की जो स्थिति है वो इसकी जिम्मेदारी रहती है। इस आधार पर तीसरा कथन सत्य है। 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि-5 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल रूप में भारत में किया गया है। ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वह उत्तरी चीन के सुदूर क्षेत्र तक तथा यूरोप के कुछ क्षेत्रों तक भी है। तो आप कह सकते हैं कि यह अंतर महाद्वीपीय मिसाइल भारत के मिसाइल तंत्र में सबसे मजबूत भाग है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और किस स्थान पर यह संयंत्र है उसका मिलान हमें सत्य रूप में करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला मिलान गलत है क्योंकि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर हम तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो यह गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है। इस आधार पर पहला और चौथा कथन गलत है, 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल 2 युग्मों का मिलान है। तो हमारा उत्तर है बी, केवल 2 युग्म। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि तमिलनाडु में कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूर्ण रूप से अपनी क्षमता में संचालित हो रहा है।
इसमें अगर हम देखें तो 4 इकाइयां हैं और यह पूर्ण रूप में भारत में ही निर्मित की गई हैं। जब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हैं तो ब्रीडर का मतलब ये होता है कि जितना इसके द्वारा एक तरह से ईंधन उपयोग किया जाता है उससे ज़्यादा ईंधन इसके द्वारा प्रमुख रूप से उत्पन्न किया जाता है या जनरेट किया जाता है, और इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें कि सामान्य प्रक्रिया में अगर हम देखें तो यूरेनियम के जो दो एक तरह से समस्थानिक हैं, अगर हम 235 की बात करें और 238 की बात करें तो 235 एक तरह से परमाणु विखंडन के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो भी एक तरह से यूरेनियम है उसमें अगर हम प्राकृतिक रूप में देखें तो जो यूरेनियम 238 है जिसको विखंडन के लिए ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है वो लगभग 99.3% होता है, और जिसका विखंडन के लिए उपयोग हो सकता है वो केवल होता है 0.7%। सामान्य तौर पर अगर हम विखंडन की प्रक्रिया किसी रिएक्टर में देखें तो जो यूरेनियम 235 है वो 2 भागों में टूटता है और न्यूट्रॉन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, और ये न्यूट्रॉन अगर हम देखें तो तेज गति के होते हैं, यानी इनकी जो मोशन है वो काफ़ी फास्ट होता है। सामान्य तौर पर अगर हम रिएक्टर में देखें तो जल का उपयोग एक तरह से शीतलक के रूप में किया जाता है और उसके माध्यम से जो ऊष्मा होती है उसको भी एक तरह से आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो तरल सोडियम होता है उसका एक तरह से उपयोग किया जाता है, और माना जाता है कि तरल सोडियम एक मंदक नहीं होता है, यानी इसके द्वारा न्यूट्रॉन की जो गति है उसको कम नहीं किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम जल की बात करें कि जो एक तरह से तापमान कम तो करता ही है साथ साथ वो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, तो वो एक तरह से मॉडरेटर भी होता है और साथ साथ कूलेंट भी होता है। तो शीतलक और मंदक दोनों काम जल के द्वारा किया जाता है, लेकिन तरल सोडियम मंदक का काम नहीं करता है, तो न्यूट्रॉन फास्ट बने रहते हैं और इनके द्वारा प्रमुख रूप से आप देखें यूरेनियम 238 पर हमला किया जाता है और वहां पर विखंडन के माध्यम से आप देखें यूरेनियम 239 बनता है। आगे की प्रक्रिया में जो 239 है वो एक तरह से नेपच्यूनियम में बदलता है और यही अंत में प्लूटोनियम में बदल जाता है, और प्लूटोनियम को अगर हम देखें तो दोबारा एक तरह से ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, या आगे चलकर हम देखें तो इसका परमाणु हथियारों में भी उपयोग हो सकता है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं यह हैं। पहला कथन हम देखते हैं, प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि शून्यकाल के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा में जो पूरी कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। भारत की संसदीय प्रणाली में लोकसभा राज्यसभा में 1962 में इसको प्रारंभ किया गया और उद्देश्य ये था कि जनहित के जो मामले हैं वो किसी भी सदस्य के द्वारा कम समय में नोटिस देकर उठाया जा सके। सामान्य तौर पर आप देखें कि किसी भी दिन में 10 बजे तक ये नोटिस देना होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी जनहित के मामले में शून्यकाल पर कोई मुद्दा उठाना चाहता है, और इसमें अंतिम जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। वो अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। दूसरा कथन हम देखें तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन के एजेंडे में काम का जो अन्य भाग होता है वो जब तक शुरू नहीं होता तब तक ये सामान्य तौर पर चलता है। तीसरा, यह संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है और 1950 से अस्तित्व में है। तो भारतीय नवाचार तो जरूर है लेकिन 1950 नहीं 1962 से अस्तित्व में है। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य है। 1 और 2 केवल सत्य हैं, तो हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि राज्यसभा में शून्यकाल का जो सत्र है वो एक तरह से पूर्ण रूप में संचालित नहीं हो पाया, कारण विरोधी दलों के द्वारा जो अलग अलग मामले हैं वो उठाने का प्रयास किया गया। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धमनी विस्फार एनेवरिज्म एक रक्त वाहिका की दीवार में एक असामान्य उभार या गुब्बारा है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। जब हम एनेवरिज्म की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर अगर कोई भी रक्त की वाहिका है तो उसमें ये मान लीजिए सामान्य तौर पर प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर किसी तरह का उभार आ जाता है या मान के चलिए किसी तरह का एक बल जिसमें आ जाता है तो वही एक तरह से जो प्रक्रिया होती है वो धमनी विस्फार या एनेवरिज्म कहलाती है। तो यहाँ पर पहला कथन सत्य है। दूसरा, सिराओं की तुलना में धमनी विस्फार धमनियों या आर्टरीज में अधिक पाया जाता है, तो ये कथन सही है। आर्टरीज या धमनियों में प्रमुख रूप से ये ज़्यादा एक तरह से पाया जाता है। दोनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि हमें गलत कथन बताना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का आधार ये है कि थोरैसिक एरोटिक एनेवरिज्म की अगर हम बात करें तो इस बीमारी के कारण फुटबॉल के एक प्रमुख जो लेखक हैं ग्रांट वेल, उनकी अचानक मृत्यु हुई है और इसीलिए इसके संदर्भ में हमने प्रमुख रूप से आपसे एक प्रश्न पूछा है। अगर हम थोरैसिक की बात करें तो यह प्रमुख रूप से चेस्ट से संबंधित है
और आप ध्यान रखें, जब हम एओर्टिक की बात करते हैं तो ये एक तरह से प्रमुख धमनी की स्थिति है। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो यहाँ पर जब हम आर्टरीज या धमनी की बात करते हैं तो इनके द्वारा हृदय से रक्त शरीर के अन्य भागों में जाता है। और जब हम वीन्स की बात करते हैं, सिराओं की, तो यह शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय में ले जाता है। तो यहाँ पर अगर हम थोरेसिक ऑर्टिक एन्युरिज्म की बात करें तो यह एक प्रमुख धमनी है जिसमें आप देखें एन्युरिज्म की स्थिति हुई है। यानी सामान्य धमनी में आप देखें इस तरह का एक गुब्बारा या एक तरह का कह सकते हैं उभार आ जाता है, और कभी कभी इसके फटने की स्थितियां होती हैं, जैसा यहाँ पर मृत्यु का प्रमुख कारण माना जा रहा है। तो अगर ये एक तरह से फटता है तो इस कारण से जो ब्लीडिंग है वो इंटरनल रूप में होती है, और अंतिम रूप में यह घातक भी हो सकता है अगर मान लीजिए ब्रेन या शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग में यह होता है। इस प्रकार का धमनियों सिराओं में जो भी उभार मिलता है, जो एनेम्रिज्म के नाम से जाना जा रहा है, इसमें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो कारक हैं वो माना जाता है धूम्रपान। साथ साथ अगर हम ब्लड शुगर की बात करें या अधिक वजन। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2022 में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। अगर हम भारत में सबसे बड़े सौर पार्क की बात करें तो यह भादला में है। प्रमुख रूप से यह राजस्थान में जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में है। तो यह गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है। इस आधार पर पहला कथन असत्य है। दूसरा, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो केरल में कोचीन है। तो इस रूप में दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। वर्तमान में भारत में इस तरह की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की परियोजना है वो एनटीपीसी के माध्यम से तेलंगाना में रामागुंडम में प्रमुख रूप से संचालित हो रही है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के खांडवा में देखें तो इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना भारत में 600 मेगावाट की बनने का प्रस्ताव है, और 2022-23 में यह सक्रिय रूप में काम करेगी। क्योंकि अगर हम रामागुंडम परियोजना की बात करें तो यह केवल 100 मेगावाट की परियोजना है। तो खांडवा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। इस आधार पर तीसरा कथन भी असत्य है। तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। दैनिक क्विज के अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और यहाँ पर हम बांग्लादेश के आर्थिक संकट की चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बांग्लादेश का जो आर्थिक संकट है उसको दूर करने के लिए $4.5 अरब की जो सहायता है वह देने का प्रमुख रूप से प्रस्ताव किया गया है। यानी लगभग 37,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बांग्लादेश को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो 2020 के बाद, खासतौर से कोविड के बाद की स्थितियों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में आर्थिक विकास की स्थितियां देखी गई। यहाँ तक कहा गया कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में देखें तो उसने भारत को भी पीछे छोड़ा। बांग्लादेश में अगर हम जीडीपी विकास दर की बात करें तो 2020 में 3.4, 2021 में 6.9, और अगर हम 2022 में देखें तो 7.2%। तो लगातार सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में एक तरह से ये स्थापित है। लेकिन प्रमुख रूप से जो संकट की स्थिति है वह इसके विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर है। यानी यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा भंडार है बांग्लादेश का, वह एक तरह से कहीं ना कहीं संकट में है। और दूसरा अगर हम देखें तो वहाँ पर जो एक तरह से मुद्रास्फीति की स्थिति दिख रही है, यानी लगातार जो मूल्य वृद्धि हो रही है वो एक बड़ा कारण है। और तीसरा, जो ग्रोथ की स्थिति जो दिख रही है वो विकास दर में एक गिरावट होना। तो अगर अर्थव्यवस्था में एक तरह से विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो आप देखें रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो इसके लिए कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उत्तरदायी है। और इस आधार पर आप देखें जो चालू खाता है वो बांग्लादेश का घाटे में बढ़ता जा रहा है। और आप देखें तो ये देश की जीडीपी के लगभग, अगर हम आंकड़े में देखें तो यह देश की जीडीपी के लगभग 4% के आसपास पहुंच रहा है। यह आंकड़ा अगर हम डॉलर में देखें तो लगभग 18 अरब डॉलर से ज़्यादा चालू खाता घाटा हो चुका है अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में। और चालू खाता घाटा का मतलब यह है कि आयात बढ़ रहा है और निर्यात की स्थितियां लगातार कमजोर हो रही हैं। साथ साथ बांग्लादेश की जो मुद्रा टका है उसके भी मूल्य में गिरावट आ रही है, और माना जा रहा है कि लगभग अगर हम यहाँ पर देखें तो एक वर्ष में इसका जो मूल्य है उसमें लगभग आपका 20% की गिरावट आई है। तो 20% की अगर टका के मूल्य में गिरावट आई है तो इसके आधार पर आप देखें कि इनके आयात बहुत महंगे हो जाएंगे। अगर हम दिसंबर 2021 में देखें तो 86 टका में $1 मिल रहा था, और वर्तमान में आप देखें तो यह 105 टका तक पहुंच चुका है। अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो यह दिसंबर 2021 में 46,154 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और वर्तमान में यह घटकर केवल
$33,790 मिलियन बचा हुआ है। यानी लगभग एक चौथाई जो इनका विदेशी मुद्रा भंडार है वो एक साल में घटा है और ये बांग्लादेश की स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की स्थिति है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इसका सामना करने में ज़्यादा सक्षम है, लेकिन जैसा हमने श्रीलंका की स्थिति देखी, अब बांग्लादेश की स्थिति को देख रहे हैं, तो इन देशों में अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा नहीं है और वैश्विक मंदी की स्थिति, वैश्विक स्तर पर मूल्यों का बढ़ना और रूस यूक्रेन विवाद के समाप्त न होने की जो स्थिति अभी भी बन रही है, ये सब मिलकर बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकते हैं। तो इस आर्थिक सहायता के माध्यम से बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थितियां हैं, आयात प्राप्त करने की जो स्थितियां हैं, उसको कहीं ना कहीं IMF के द्वारा मजबूत करने की एक पहल है। यह हमारा 16 दिसंबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।